डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि भाषा का इतिहास अब वीडियो स्टार्ट हो रहा है आपके बीच। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को आज हिंदी को लेकर टॉपिक को चलेंगे और हिंदी को आज हम भाषा सीखेंगे, यानी अपने हिंदुस्तान में रहते हुए भाषा का नॉलेज लेंगे कि भाषा है क्या। हिंदी की भाषाओं के विषय में पूरी ग्रामर आज टॉपिकल भाषा के विषय में, लैंग्वेज के विषय में चलेगी। अब स्टार्ट करते हैं आपके सामने वीडियो। और ऑनलाइन टॉपिकल से आज वीडियो को पढ़ाएंगे, व्हाइट बोर्ड के नज़र पर नहीं। और टॉपिक किए हैं और टाइप किए हैं कि भाषा का इतिहास या भाषा का थ्योरी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं, सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। आदिमानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल या डम्ब शो खेले होंगे, उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदिमानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्द के मेल से बनी भाषा कहती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में एक अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। इसके द्वारा मनुष्यों के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषा दी है, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। और आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार के पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यहाँ तीन बातें विचारणीय हैं। पहला है भाषा ध्वनि संकेत है, दूसरा है वह यादृच्छिक है, तीसरा है वह रूढ़ है। पहला आपको बताएंगे, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते और न इससे विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरे टाइप में है भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है कि इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तीसरा पॉइंट है भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं और परंपरा या युगों से इनकी प्रयोग होते आए हैं। और औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं है, ये प्रयोग तर्कहीन है। और प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है,
संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण भी दिए हैं। जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पहला पॉइंट, भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट है, भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। तीसरा पॉइंट है, भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न या होते हैं। भाषा एक संप्रेषण के रूप में अगर बताया जाए तो संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। संप्रेषण के अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इशारा या इशारों से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, पर इशारे भाषा नहीं है। भाषा भी संप्रेषण का एक रूप है और भाषा के संप्रेषण में दो लोगों का होना जरूरी होता है, और एक अपनी बात को व्यक्त करने वाला, दूसरा उसकी बात को ग्रहण करने वाला। जो भी बात इन दोनों के बीच में संप्रेषित की जाती है उसे संदेश कहते हैं। भाषा में यही कार्य वक्ता और श्रोता द्वारा किया जाता है। संदेश को व्यक्त करने के लिए वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेता है। कोई इशारों से तो कोई ताली बजाकर अपनी बात कहता है। इस तरह इशारे करना या ताली बजाना एक प्रकार के कोड है। वक्ता और श्रोता के बीच भाषा भी कोड का कार्य करती है। भाषा में यह कोड दो तरह के हो सकते हैं। यदि वक्ता बोलकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो वह उच्चारित या मौखिक भाषा कोड का सहारा लेना होता है, और यदि लिखकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो उसे लिखित भाषा का सहारा लेना होता है। संप्रेषण के अंतर्गत वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। जब पहला व्यक्ति अपनी बात संप्रेषित करता है तब वह वक्ता की भूमिका निभाता है और दूसरा श्रोता की, तथा जब दूसरा श्रोता अपनी या व्यक्ति अपनी बात कहता है तब वह वक्ता बन जाता है और पहला वक्ता श्रोता की भूमिका निभाता है। और कुल मिलाकर यह स्थिति बनती है कि वक्ता पहले किसी संदेश को कोड में बदलता है या कोडीकरण करता है, तथा श्रोता उस संदेश को ग्रहण कर कोड से उसके अर्थ तक पहुंचता है, और श्रोता के बीच कोडीकरण तथा विडोकीकरण प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। जैसे कहें डॉट डॉट और संदेश वक्ता और डॉट श्रोता कोडीकरण, विडोकी या विकोडीकरण। इसे हम विडोकीकरण या विकोडीकरण दोनों प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता और श्रोता के बीच जिस कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे दोनों परिचित हों, अन्यथा दोनों के बीच संप्रेषण नहीं हो सकता। और थर्ड पॉइंटेशन में है मानव संप्रेषण तथा मानवेतर संप्रेषण। संप्रेषण तथा विचारों का आदान प्रदान केवल मनुष्यों के बीच ही नहीं होता, मानवेतर और प्राणियों के बीच भी होता है। कुत्ते बंदर तरह तरह की आवाज़ें निकालकर दूसरे कुत्ते और बंदरों तक अपनी बात संप्रेषित करते हैं, और मधुमक्खियाँ तरह तरह के नृत्य कर दूसरी मधुमक्खियों तक अपना संदेश संप्रेषित करती हैं। परंतु मानवेतर संप्रेषण को भाषा नहीं कहा जाता, भले ही पशु पक्षी तरह तरह की ध्वनियाँ उच्चारित कर संप्रेषण करते हैं। वस्तुतः भाषा का संबंध तो केवल मनुष्य मात्र से है। भाषा का संबंध मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों के साथ है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि भाषा मानव मुख से उच्चारित होती है। भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए तो यह तो ठीक है कि भाषा मनुष्य के मुख से वागेंद्रियों से उच्चारित होती है, पर उच्चारण के अंतर्गत मनुष्य तरह तरह की ध्वनियाँ, स्वर तथा व्यंजन के मेल से बने शब्दों का उच्चारण करता है। इन शब्दों से वाक्य बनाना है और वाक्यों के प्रयोग से वह वार्तालाप करता है, और एक ओर भाषा के इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है, दूसरी ओर ये किसी न किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए किताब शब्द का हिंदी में एक अर्थ है जिससे प्रत्येक हिंदी भाषा भाषी परिचित है, और दूसरी और यह शब्द किसी वस्तु ऑब्जेक्ट यानी कर्म यानी किताब की ओर भी संकेत करता है। यदि हम किसी से कहते हैं कि एक किताब लेकर आओ तो वह व्यक्ति
किताब शब्द को सुनकर उसके अर्थ तक पहुंचता है और फिर किताब को ही लेकर आता है, किसी अन्य वस्तु को नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि शब्द अपने में वस्तु नहीं होता, बल्कि किसी वस्तु को अभिव्यक्त या रिप्रेजेंट करता है। इसी बात को इस तरह से कहा जा सकता है कि शब्द तो किसी वस्तु का प्रतीक या चिन्ह होता है। प्रतीक जिस अर्थ तथा वस्तु की ओर संकेत करता है, वस्तुतः उस संसार में सबके लिए समान होते हैं। अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही होता है। किताब शब्द प्रतीक का अर्थ तथा वस्तु किताब तो संसार में हर भाषा भाषी के लिए समान है। अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही है, और कोई उसे बुक कहता है, कोई इंग्लिश में बुक कहता है और कोई पुस्तक कहता है। इस तरह प्रतीक की प्रकृति रेख या त्रिरेखी या 3 डायमेंशनल होती है। एक ओर वह वस्तु की ओर संकेत करता है तो दूसरी ओर उसके अर्थ की ओर। अर्थ अगर कथ्य को देखा जाए तो प्रत्येक अभिव्यक्ति को वस्तु पशु में, घोड़ा को हिंदी में, अश्व को संस्कृत में, हॉर्स को अंग्रेजी में, कोनी को पोलिश में कहा जाता है। वस्तुतः प्रतीक वह है जो किसी समाज या समूह द्वारा किसी अन्य वस्तु, गुण अथवा विशेषता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के घोड़ा वस्तु पशु के लिए हिंदी में ध्वन्यात्मक या कह सकते हैं ध्वनिधनात्मक प्रतीक है। घोड़ा संस्कृत में अश्व, अंग्रेजी में हॉर्स तथा पोलिश भाषा कौन कहलाता है। दूसरी ओर इन सभी भाषियों के लिए घोड़ा पशु तथा अथवा उसका अर्थ समान है। तो इसी तरह लाल बत्ती या रेड लाइट संसार में सभी के लिए रुकने का तथा हरी बत्ती ग्रीन लाइट चलने का प्रतीक है। अतः ध्यान रखिए, भाषा का प्रत्येक शब्द किसी न किसी वस्तु का प्रतीक होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है और भाषा में अर्थ ही कथ्य होता है तथा प्रतीक अभिव्यक्ति। अतः भाषा कथ्य और अभिव्यक्ति का समन्वित रूप है। प्रतीकों के संबंध में एक बात और ध्वन कर सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं या ध्यान रहित कर सकते हैं रखने योग्य यह है कि वस्तु के लिए प्रतीक का निर्धारण ईश्वर की इच्छा से न होकर मानव इच्छा द्वारा होता है। और किसी व्यक्ति ने हिंदी में एक वस्तु को कुर्सी और दूसरी को मेज कह दिया और उसी को समस्त भाषा भाषियों ने यदि स्वीकार कर लिया तो कुर्सी और मेज शब्द उन वस्तुओं के लिए प्रयोग में आने लगे। अतः वस्तुओं के लिए प्रतीकों का निर्धारण यादृच्छिक इच्छा से दिया गया नाम होता है। इस तरह प्रतीक का निर्धारण व्यक्ति द्वारा होता है और उसे स्वीकृत समाज द्वारा दी जाती है। इसलिए भाषा का संबंध एक ओर व्यक्ति से होता है, दूसरी ओर समाज से। अतः भाषा केवल ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होती है। भाषा एक व्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए तो उपयुक्त वितरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाषा एक व्यवस्था सिस्टम है। व्यवस्था से तात्पर्य नियम। व्यवस्था जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ कुछ नियम होते हैं। नियम यह तय करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। भाषा के किसी भी स्तर पर ध्वनि, शब्द, पदबंध, वाक्य आदि देखें तो सभी जगह आपको यह व्यवस्था दिखाई देगी। कौन कौन सी ध्वनियाँ किस अनुक्रम या कॉम्बिनेशन में मिलाकर शब्द बनाएंगी और किस अनुक्रम से बनी रचना शब्द नहीं कहलाएंगी। और यह बात उस भाषा की ध्वनि संरचना के नियमों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हिंदी के निम्नलिखित अनुक्रमों पर ध्यान दीजिए। जैसे क, अ, म, यानी आधा में और आधा के उक अलग लगा है और तो कमल हो जाता है। और इसी प्रकार सही गलत के हिसाब से अगर कलम को कमल या मकल को लकम कहा जाए तो ऊपर के चारों अनुक्रमों में समान व्यंजन एवं स्वर ध्वनियों से शब्द बनाए गए हैं, किंतु सार्थक होने के कारण कमल तथा कलम तो हिंदी के शब्द हैं, पर निरर्थक होने के कारण मकल तथा लकम हिंदी के शब्द नहीं हैं। अतः ध्यान रखिए, हर भाषा में कुछ नियम होते हैं। ये नियम भी उस भाषा की संरचना को संचालित या नियंत्रित करते हैं। इसलिए भाषा को नियम संचालित व्यवस्था कहा जाता है। भाषा का उद्देश्य है कि संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। हम पहला मौखिक भाषा के विषय में बात करेंगे, जो मुख से बोला जाए। यानी विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है।
इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझते हैं या समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण में देखा जाए टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। मौखिक या उच्चरित भाषा भाषा का बोलचाल का रूप है और उच्चरित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया होगा तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। मौखिक भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कहा जाए तो यह भाषा का अस्थायी रूप है। सेकंड टाइप में कहा जाए तो उच्चरित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। थर्ड टाइप में कहा जाए तो वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हों, प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट में कहा जाए तो इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है और विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। दूसरे टाइप सेकेंड ईयर में अगर बताया जाए तो लिखित भाषा का आपके वर्जन में कहा जाए मुकेश छात्रावास में रहता है तो उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी और माता पिता ने पत्र लिखकर या पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है तो दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखित या लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है और लिखित भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि। यानी उच्चरित भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बाद का है और मनुष्य को जब यह अनुभव हुआ होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक या आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा दे तो उसे लिखित भाषा की आवश्यकता हुई होगी। अतः मौखिक भाषा को स्थायित्व प्रदान करने हेतु उच्चरित ध्वनि प्रतीकों के लिखित चिन्हों का विकास हुआ होगा। अतः इस तरह विभिन्न भाषी समुदायों में या अपनी अपनी विभिन्न लिखित चिन्हों का निर्माण किया और इन्हीं लिखित चिन्हों को वर्ड यानी लेटर कहा गया। अतः जहाँ मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि फोन है तो वहीं लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ड यानी लेटर है। और लिखित भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट वर्जन यह भाषा का अस्थायी रूप है। सेकंड वर्जन इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हों। इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है जो उच्चरित ध्वनियों को अभिव्यक्त यानी रिप्रेजेंट करते हैं। और 5 में कहा जाए तो यह भाषा का गौण रूप है। इस तरह यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाषा का मौखिक रूप ही प्रधान या मूल रूप है। किसी व्यक्ति को यदि लिखना पढ़ना या लिखित भाषा रूप नहीं आता तो भी हम यह नहीं कह सकते कि उसे वह भाषा नहीं आती। किसी व्यक्ति को कोई भाषा आती है इसका अर्थ है कि वह उसे सुनकर समझ लेता है तथा बोलकर अपनी बात संप्रेषित कर लेता है। थर्ड वर्जन या सॉफ्टवेयर में सांकेतिक भाषा कहा जाए तो जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई जाती है या समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर और व्यक्तियों का वार्तालाप आदि, इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। भाषा की प्रकृति भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं और हर भाषा की अपनी प्रकृति आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है।
यह परंपरागत और अर्जित दोनों हैं और जीवंत भाषा बातानीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा अर्थात लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन, विवेचन अथवा अतएव व्याकरण भाषा पर आश्रित है। भाषा के विविध या विविध रूप हैं। हम हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं: बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। फर्स्ट, बोलियां। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करती हैं उसे बोली या डायलेक्ट कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती हैं। ये घास पात की तरह अपने अपने या अपने आप में जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश आदि। और दूसरे वर्जन में देखा जाए तो परिनिष्ठित भाषा का उदाहरण यह है, यह व्याकरण से नियंत्रित होती है और इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। और बोली की जब व्याकरण से परिष्कृत और इसको हम परिष्कृत भी कर सकते हैं, जैसा कि तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है और खड़ी बोली कभी बोली थी और आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पर ले लेती है और ऐसी भाषा तभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावनात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन और जापान की जापानी आदि। तीसरा वर्जन, राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में वह भाषा को या जो भाषा देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका अंग्रेजी, चीनी और जापान जापानी, रूस रूसी आदि। भाषा की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। और भाषा और लीप में, जैसे लीप को कह सकते हैं शब्द का अर्थ लीपना या पोतना, विचारों का लीपना अथवा लिखना ही लीप कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा की उच्चारित मौखिक ध्वनियाँ को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लीप कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। मौखिक या उच्चारित भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ और प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए और वर्णों की पूरी व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। वस्तुतः लिपि उच्चारित ध्वनियों को लिखित व्यापक करने का एक ढंग है और सभ्यता के विकास के साथ साथ अपने भावों और विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, दूर से दूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए तथा संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए जब मौखिक भाषा से काम न चल पाया होगा तब मौखिक ध्वनि संकेत या प्रतीकों को लिखित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई होगी। यही आवश्यकता लिपि के विकास का कारण बनी होगी। अनेक लिपियाँ, किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियाँ में लिखा जा सकता है तो दूसरी ओर कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं को किसी एक लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा को हम देवनागरी तथा रोमन दोनों लिपियों में इस प्रकार के लिख सकते हैं। देवनागरी लिपि में अगर कहा जाए तो मीरा घर गई है और रोमन लिपि में कहा जाए तो मीरा घर गई है। और इसकी विपरीत हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो तथा संस्कृत सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिसमें हिंदी की देवनागरी का ही नहीं, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। और हम ये भी कह सकते हैं
कि देवनागरी लिपि में बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है, यह एक वैज्ञानिक लिपि है। यह एक मात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था है और संसार की समस्त भाषाओं में व्यंजनों का स्वतंत्र रूप में उच्चारण स्वर के स्थान मिलाकर या स्वर के साथ साथ मिलाकर किया जाता है। पर देवनागरी के अलावा विश्व में कोई भी ऐसी लिपि नहीं है जिसमें व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था हो गई। और यही कारण है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखी जाती हैं। केवल उर्दू जो फारसी लिपि में लिखी जाती है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नीचे की तालिका में विश्व की कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम दिए जा रहे हैं और क्रम भाषा लिपियां फर्स्ट वर्जन में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, देवनागरी। सेकंड में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो, रोमन। थर्ड में है पंजाबी, गुरुमुखी। फोर्थ में है उर्दू, अरबी, फारसी और फाइव्थ में रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमानियन, रूसी। छठवां में है बंगला। सातवां में उड़िया। आठवां में असमिया। हिंदी में लिपि चिन्ह देवनागरी के वर्णों में 11 स्वर और 41 व्यंजन है। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे ये स्वर हैं 13 और देवनागरी लिपि और वैज्ञानिक लिपि है तथा ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास सीधे नहीं हुआ है और बल्कि यह उत्तर शैली की कुटिल, शारदा और प्राचीन देवनागरी के रूप में होता है और वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंचा भी है। और प्राचीन नागरी के 2 रूप विकसित हुए हैं, पश्चिमी तथा पूर्वी। इन दोनों रूपों से विभिन्न लिपियां का विकास इस प्रकार हुआ। प्राचीन देवनागरी लिपि, पश्चिमी प्राचीन देवनागरी गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री नागरी। और पूर्वी प्राचीन देवनागरी देखी जाए तो कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बंगला, असमिया। संक्षेप में ब्राह्मी लिपि से वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकास क्रम को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। ब्राह्मी देखा जाए तो उत्तरी शैली, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नागरी लिपि। प्राचीन नागरी लिपि को देखा जाए तो पूर्वी नागरी, मैथिली, कैथली, नेवरी और नेवरी को नेवारी भी कहते हैं, बंगला, असमिया आदि। पश्चिमी नागरी, गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी नागरी या देवनागरी। दक्षिण शैली में देखा जाए देवनागरी की लिपि निम्नांकित विशेषताएं हैं। आ, ई, ओ और औ की मात्राएं व्यंजन के बाद जोड़ी जाती हैं, जैसे का, की, को, कौ। और ई छोटी को देखा जाए तो व्यंजन के पहले ए और ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर तथा ऊ में लगा होता है और मात्राएं नीचे लगाई जाती हैं। और सेकंड वर्जन में देखा जाए तो र, ऊ और बड़ा ऊ मात्राएं अन्य व्यंजनों की तरह न लगाई जाकर इस तरह मनाई या लगाई जाती हैं। यह राऊ को रू। और थर्ड में अनुस्वार है तो अनुस्वार को और विसर्ग इस चिन्ह को क्रमशः स्वर के ऊपर या बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे अंका वो क्लाकन कर देते हैं तो क का कंग बन जाता है। और स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एक विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार 12 खड़ी कहते हैं। जैसे क, काकी, कुके, कौ, कहा व्यंजन के 2 तरह से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के। तो इसी प्रकार बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं और शेष व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, च इत्यादि खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं। सामान्यतः सभी वर्णों के सिर पर एक एक आड़ी रेखा रहती है जो ध, झ और भ में कुछ तोड़ दी गई हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता तब दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। जैसे आधा क, ता यानी क्ता हो गया और ये त्या और क्ल को ये आधा आधा हॉफ में वर्जन कर लेते हैं। तो हमारा जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क यानी आधा का और पूरा का मिला हुआ है, चक्का यानी ता, पत्ता और त्रा यानी गत्रा, मा यानी सम्मान आदि। मातृभाषा को और कहें तो मातृभाषा खनूर सिंह का जन्म पंजाबी भाषी और परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। और साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह हिंदी बोलती है। पंजाबी व हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषाएं हैं।
इस प्रकार वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता व सीखता है मातृभाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है और यही मातृभाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों व काज में प्रयोग की जाती हैं भाषा या राजभाषा कहलाती हैं। जैसे भारत की राजभाषा और अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों हैं। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है और मानक भाषा को अगर देखा जाए तो मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को सामान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे गई को मानक रूप और ठंड को मानक रूप दिया गया। अंत को इस चंद्रबुंदी या बिंदी के माध्यम से मानक रूप को दर्शाया जाता है। तो र को खा या खा को रद्द को मानक के रूप में दर्शाया जाता है। तो शुद्ध को सुधन धा यानी सुधद मानक के रूप में दर्शाया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इतनी मेहनत से वीडियो बनी गई है, इसको लाभ उठाएं। अभी लोग अच्छे से पढ़ें और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम निकालें। धन्यवाद। सो फॉर वाचिंग।